हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेव स्टडी। वेव स्टडी में आपका स्वागत है। मंथली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं नवंबर महीने के 80 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो के लास्ट पार्ट में 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और नेशनल गेम्स को भी डिटेल में कवर किया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और विचार हमसे जरूर शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, किस इंडियन बॉर्न ऑथर को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नंदिनी दास को। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज एक लीडिंग इंटरनेशनल नॉन फिक्शन अवार्ड है जिसकी शुरुआत हुई थी 2013 में और नंदिनी दास भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ये अवार्ड मिला है इनके डेब्यू नॉवेल कोटिंग इंडिया के लिए। इन्होंने इस किताब में इंग्लैंड और मुगल इंडिया इन दोनों एम्पायर्स के ओरिजिन को एक नए नज़रिए से एक्सप्लेन किया है थॉमस रो के माध्यम से। सर थॉमस रो इंग्लैंड के पहले एम्बेसडर थे जो भारत आए थे। ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के कोर्ट में आए थे। 2023 के बुकर प्राइज के विनर कौन बने हैं? ये अवार्ड दिया गया है आयरलैंड के ऑथर पॉल लिंच को। इनको बुकर प्राइज दिया गया है इनके नॉवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। और 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था टाइम शेल्टर को, जिसके ऑथर हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनोव और एंजेला रोडेल ने इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। इन दोनों को ज्वाइंटली ये अवार्ड दिया गया था। अच्छा, द बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में फ़र्क ये है कि बुकर प्राइज ऐसे नॉवेल को दिया जाता है जो ओरिजिनली इंग्लिश में लिखा गया हो और इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऐसे नॉवेल को दिया जाता है जो ओरिजिनली किसी अन्य भाषा में लिखा गया हो और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया हो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 2005 में और बुकर प्राइज की शुरुआत हुई थी 1969 में। बुकर प्राइज को ही 2002 से 2019 तक द मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इस बीच ये मैन ग्रुप के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता था। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? ये बने हैं हीरालाल समरिया और इन्होंने रिप्लेस किया है वाईके सिन्हा को। इनके साथ साथ दो नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को भी अपॉइंट किया गया है। ये बने हैं आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी। पीआईसी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। भारत के नए सर्वेयर जनरल कौन बने हैं? नए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किया गया है हितेश कुमार मखवाना को। सर्वे डिपार्टमेंट भारत के एक मैपिंग एजेंसी के रूप में काम करता है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1767 में। भारत के पहले सर्वेयर जनरल थे कॉलिन मैकेंजी। इनका नाम भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, इस बुक के ऑथर कौन है? इस किताब को लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन और थ्योरेटिकल इकोनॉमिस्ट रोहित लांबा ने। इन्होंने इस किताब में भारत के इकोनॉमिक फ्यूचर को साइंटिफिकली फोरकास्ट किया है और आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। हाल ही में नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगर सुरेश वाडकर को गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड किस राज्य की सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड दिया जाता है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किनको अपॉइंट किया गया है? एसबीआई के नए एमडी बने हैं विनय टोनसे और इन्होंने रिप्लेस किया है स्वामीनाथन जनकिरामन को, जिनको हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। एसबीआई के करंट चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बने हैं? ये बने हैं मनोरंजन मिश्रा।
आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और एसबीआई बना था 1955 में। 2023 के एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में टॉप पोजीशन पे कौन रहे हैं? इसमें इस बार भी टॉप किया है HCL टेक्नोलॉजी के फाउंडर शिव नादर ने। ये 2022 की लिस्ट में भी टॉप पोजीशन पे थे और पिछले 5 सालों में इन्होंने तीसरी बार टॉप किया है। इन्होंने इस बार डोनेट किया था 2042 करोड़ और पिछले साल के कंपैरिजन में इनका कंट्रीब्यूशन 76% से इंक्रीज हुआ है। इनको कंट्रीज मोस्ट जेनरस मैन कहा जाता है। देश के सबसे उदार व्यक्ति हैं ये। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी और इनका कंट्रीब्यूशन था 1774 करोड़। और फीमेल में टॉप किया है रोहिणी नीलकनी ने। ये इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकनी की वाइफ हैं और रोहिणी नीलकनी की रैंक थी 10th पोजीशन और नंदन नीलकनी थे 8वें पोजीशन पे। इन्होंने डोनेट किया था 170 करोड़ और नंदन नीलकनी ने डोनेट किया था 189 करोड़। ये लिस्ट बनाई जाती है ऐसे लोगों की जिन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से अधिक डोनेट किया हो और इस बार इस लिस्ट में टोटल 119 लोग शामिल हुए थे। हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 रिलीज किया गया है। इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ किस देश के हैं? इसमें सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत के। भारत के टोटल 148 यूनिवर्सिटीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया गया है और दूसरे नंबर पे रहा है चाइना, जिसके 133 यूनिवर्सिटीज़ को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। इसमें टॉप पोजीशन पे था चाइना का पेकिंग यूनिवर्सिटी और टॉप 50 में भारत के 2 यूनिवर्सिटी थे। 48th पोजीशन पे था आईआईटी बॉम्बे और 46th पे आईआईटी दिल्ली। क्यूएस का फुल फॉर्म होता है क्वाकरेली साइमंड्स। ये एक ग्लोबल हायर एजुकेशन थिंक टैंक है जो दुनिया के अलग-अलग यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग को कंपाइल करने के लिए जाना जाता है। कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको डिक्लेयर किया गया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने एआई शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कॉलिंस का कहना है कि जब से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ है तब से एआई शब्द का ऑनलाइन सर्च कई गुना बढ़ गया है और चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था नवंबर 2022 में और चैट जीपीटी को डेवलप किया गया था ओपन एआई के द्वारा और हाल ही में ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन को सीईओ के पद से हटाया गया है और अब इसकी नई सीईओ बनी है अल्बानिया की मीरा मुराटी। ओपन एआई बना था 2015 में। इसके साथ साथ कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है हेलुसिनेट शब्द को और इस वर्ड को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ही चुना गया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में हेलुसिनेट शब्द को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ के एक नया मीनिंग ऐड किया गया है। कैम्ब्रिज का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बीइंग होने का हेलुसिनेशन पैदा करती हैं। हाल ही में पोलैंड की एक वाइन बनाने वाली बेवरेज कंपनी डिक्टाडोर के द्वारा दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट को सीईओ बनाया है। इस ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम है मीका और मीका को बनाया गया है हेंसन रोबोटिक्स के द्वारा। वाइड ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है रमेश बाबू वैशाली। ये आर प्रज्ञानंदा की सिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही में फाइड वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था और फाइनल में ये वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हारे थे और इस टूर्नामेंट के मेंस कैटेगरी के विनर बने हैं विदित गुजराठी। 2023 के एटीपी फाइनल्स के विनर कौन बने हैं? ये जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने और ये इनका रिकॉर्ड 7वां एटीपी टाइटल है। इस टूर्नामेंट को होस्ट किया गया था इटली के ट्यूरिन में और इन्होंने फाइनल में हराया है इटली के ही जैनिक सिनर को और जैनिक सिनर इटली के पहले खिलाड़ी हैं जो एटीपी के फाइनल तक पहुंचे हैं। एटीपी फाइनल्स के अलावा नोवाक जोकोविच ने इस साल के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन और विंबलडन में ये स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से हारे थे।
जिनको इन्होंने फ्रेंच ओपन में हराया था। इस ऑथर को हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर सलमान रश्दी को। ये अवार्ड दिया जाता है न्यूयॉर्क के वैक्लेव हेवल लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा। ये अवार्ड उन राइटर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपने बिलीफ की वजह से अनजस्ट प्रोसिक्यूशन को झेला हो। इस अवार्ड में लाइफ टाइम की कैटेगरी पहली बार इंट्रोड्यूस की गई थी और इसके इनॉग्रल एडिशन के विनर हैं सलमान रश्दी। इसके अलावा डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड फॉर करेजियस राइटर एट रिस्क, जो इसका मेन अवार्ड है, ये अवार्ड दिया गया है इजिप्ट के ब्लॉगर और एक्टिविस्ट आला अब्देल फतेह को, जो करेंटली अभी जेल में है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट का भी नाम है अब्देल फतेह एल-सीसी। बात करते हैं सलमान रश्दी की, तो 1981 में इनको मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए बुकर प्राइज दिया गया था। इसके अलावा इस किताब को 2 बार बेस्ट नॉवेल ऑफ ऑल विनर्स का भी खिताब मिला है, जिसको बुकर ऑफ बुकर्स कहा जाता है। इसके बाद 1988 में इनकी एक किताब आती है द सैटेनिक वर्सेस, जो इतिहास में अब तक का सबसे कंट्रोवर्शियल बुक माना जाता है। इस बुक के पब्लिश होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खमीनानी ने सलमान रश्दी और सैटेनिक वर्सेस के पब्लिशर को जान से मारने के लिए एक फतवा जारी किया था, जिसके बाद इनको 10 साल तक अंडरग्राउंड रहना पड़ा था। और इसी बुक की वजह से पिछले साल न्यूयॉर्क में इन पे ऑन स्टेज नाइफ अटैक होता है, जिसमें इनको मल्टीपल इंजरीज आती हैं। और इसी अटैक को लेके इनकी अगली किताब आने वाली है, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, और ये बुक पब्लिश किया जाएगा 16 अप्रैल 2024 को। 2023 के जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर के विनर कौन बने हैं? ये अवार्ड दिया गया है तमिल ऑथर पेरुमल मुरुगन को। इनको ये अवार्ड मिला है इनकी किताब फायर बर्ड के लिए, जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है जननी कन्नन के द्वारा। जेसीबी प्राइज की शुरुआत हुई थी 2018 में और ये इस अवार्ड का 6ठा एडिशन है। इंटरनेशनल क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये अजीबोगरीब रिकॉर्ड गया है श्रीलंका के खिलाड़ी एंजिलो मैथ्यूज के नाम। हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ एक मैच में इनको टाइम आउट दिया गया था। इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी खिलाड़ी के आउट या रिटायर्ड हट होने के बाद नए बैट्समैन को 2 मिनट के भीतर बॉल फेस करने के लिए रेडी होना होता है। हालांकि ये क्रीज पे आ तो गए थे टाइम पे, लेकिन इनके हेलमेट का बेल्ट टूट गया, जिसकी वजह से इनको 2 मिनट से अधिक का समय लग गया। इससे पहले सौरभ गांगुली साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2007 में एक टेस्ट मैच में टाइम आउट होने से बचे थे। उनको क्रीज पे आने में लगा था 6 मिनट, लेकिन साउथ अफ्रीका के कैप्टन ग्रीम स्मिथ ने अपील नहीं किया था, जिसकी वजह से सौरभ गांगुली इस रिकॉर्ड से बाल बाल बचे थे। अच्छा, एमसीसी के रूल के हिसाब से टाइम लिमिट होता है 3 मिनट, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 में टाइम आउट का समय रखा गया था 2 मिनट का। हाल ही में आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया था, हालांकि अभी इस सस्पेंशन को हटा दिया गया है। लेकिन 2024 का आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप जो श्रीलंका में होने वाला था, अब उसको साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बनी है डायना इडुल्जी। हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेट के 3 दिग्गज खिलाड़ियों को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। इसमें भारत के 2 खिलाड़ी हैं, डायना इडुल्जी और वीरेंद्र सहवाग, और एक खिलाड़ी हैं श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा। आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई थी 2009 में और इस लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी। इनके अलावा इस लिस्ट में है कपिल देव, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और वीनू मांकड़। भारत के टोटल 9 खिलाड़ी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन भी हो गया है। ये भारत के एक लेजेंडरी स्पिनर थे और इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको अपॉइंट किया है?
बंगाल के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली, और इन्होंने रिप्लेस किया है शाहरुख खान को। उसके बाद एनपीसीआई ने किस बॉलीवुड के एक्टर को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म पे सेफ्टी को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए एनपीसीआई ने पंकज त्रिपाठी को यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है। एनपीसीआई एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में, और इसी के द्वारा यूपीआई को डेवलप किया गया था 2016 में। हाल ही में एक्सरसाइज मित्र शक्ति का 9वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था पुणे के औंध में। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच कराया जाता है? मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बाद है एक्सरसाइज सूर्य किरण, जो भारत और नेपाल के बीच ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके 17th एडिशन को हाल ही में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये एक्सरसाइज हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला है एक्सरसाइज वज्र प्रहार, जो भारत और अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के बीच कराया जाता है। हाल ही में इसके 14th एडिशन को कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? एक्सरसाइज वज्र प्रहार हुआ था मेघालय के उमरोई कैंटोनमेंट में। कौन सा देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 95th मेंबर बना है? ये बना है चिले। आईएसए बना था 2015 में इंडिया और फ्रांस के ज्वाइंट एफर्ट से, और ये बना था 21वें सीओपी के दौरान। अब तक 116 देश इसके सिग्नेटरीज के रूप में साइन अप कर चुके हैं, जिसमें से 95 कंट्रीज को सक्सेसफुली फुल फ्लेज्ड मेंबर के रूप में शामिल किया जा चुका है, और इसी में लेटेस्ट है चिले। आईएसए का हेडक्वार्टर है हरियाणा के गुरुग्राम में। इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर 2022, ये अवार्ड इस बार किनको मिला है? ये अवार्ड ज्वाइंटली दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को, और इस अवार्ड को इस बार डेडिकेट किया गया है कोविड वॉरियर्स को। इस अवार्ड का पूरा नाम है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, और इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा, जिसकी हेड हैं सोनिया गांधी। आईएमए के प्रेसिडेंट हैं शरद कुमार अग्रवाल, और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं रॉय के जॉर्ज। हाल ही में 2023 का केनेथ बोल्डिंग अवार्ड फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स दो लोगों को ज्वाइंटली दिया गया है, जिसमें एक भारत की इकोनॉमिस्ट भी हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोफेसर बीना अग्रवाल। ये यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं। इनको डेविड बार्किन के साथ ज्वाइंटली ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा, और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में। और प्रोफेसर बीना अग्रवाल भारत की दूसरी व्यक्ति हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। इनसे पहले 2016 में प्रोफेसर कंचन चोपड़ा को केनेथ बोल्डिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस भारतीय महिला ने सबसे ऊंचे हाइट से स्काई डाइविंग करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इस डेयरिंग स्काई डाइव को अकम्प्लिश करने वाली दुनिया की पहली महिला हैं शीतल महाजन। इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से जंप करके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाया है। शीतल महाजन के नाम स्काई डाइविंग के कई और रिकॉर्ड्स भी हैं। इनको 2001 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर, जो पंजाबी लैंग्वेज में फिक्शन के लिए दिया जाने वाला लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है। इस अवार्ड की पहली महिला रिसिपिएंट कौन बनी है? ये बनी है दीप्ति बबूता, और इनको ये अवार्ड मिला है इनकी किताब भूख एवं सालेंदी है। भूख ऐसे सांस लेती है, हंगर ब्रीथ्स लाइक दिस। इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी और ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा 2013 में। 2023 के मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ये बनी है निकारागुआ की सिनिस पलासियो। ये निकारागुआ की पहली मिस यूनिवर्स है, और 72nd मिस यूनिवर्स पेजेंट को होस्ट किया गया था एल साल्वाडोर में, और इस पेजेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया था श्वेता शारदा ने। भारत के नाम अब तक टोटल 3 मिस यूनिवर्स का खिताब है।
जिसमें 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। उसके बाद 2000 में लारा दत्ता और 2021 में हरनाज कौर संधू। और 2022 की मिस यूनिवर्स थी यूएस की आर्बोनी गैब्रियल। इस इंडियन एक्टर को स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। तो इनका नाम है इस्वाक सिंह। इनको ये अवार्ड मिला है बर्लिन फिल्म में इनके परफॉर्मेंस के लिए। और इन्होंने इस फिल्म में एक डीफ का किरदार निभाया था, जिसके लिए इन्हें इंडियन साइन लैंग्वेज सीखना पड़ा था। इस फिल्म के लेखक और डायरेक्टर हैं अतुल सबरवाल। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का वुमेन्स टाइटल जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है? ये बनी है अनाहत सिंह और इनकी उम्र है 15 साल। इन्होंने हराया है तानवी खन्ना को, जो इनसे 12 साल सीनियर है। इस चैंपियनशिप को जीतने वाली यंगेस्ट वुमेन है ज्योत्सना चिनप्पा, जिन्होंने 2000 में इस चैंपियनशिप को जीता था। उस समय इनकी उम्र थी 14 साल। और इस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल्स टाइटल जीता है वेलावन सेंथिल कुमार ने। अगर अनाहत सिंह की बात करें तो हाल ही में हुए एशियन गेम्स में अनाहत सिंह ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और उससे पहले 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ये भारत की यंगेस्ट एथलीट बनी थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो। और उस समय उनकी उम्र थी 14 साल। और नेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप खेला गया था इस बार चेन्नई में। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है पंकज आडवाणी ने। और ये इनका रिकॉर्ड 26वां जीत था। यानी इस चैंपियनशिप को इन्होंने टोटल 26 बार जीता है। और इसके रनर अप थे भारत के ही सौरभ कोठारी। इस चैंपियनशिप को होस्ट किया गया था कतर की राजधानी दोहा में। हाल ही में बीबीसी का 100 वुमेन लिस्ट रिलीज किया गया है। और इस बार इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये 4 इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंशियल वुमेन हैं: आरती कुमार राव, दिया मिर्जा, तेंजिन पालमो और हरमनप्रीत कौर। आरती राव एक फोटोग्राफर हैं और नेशनल ज्योग्राफिक एक्सप्लोरर हैं। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से बदलते हुए लैंडस्केप पे डॉक्यूमेंट्री बनाती हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू ये इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से लाइवलीहुड और बायोडायवर्सिटी पे हो रहे निगेटिव इम्पैक्ट्स को रिवील करती हैं या उजागर करती हैं। इन्हीं की तरह दिया मिर्जा भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कई सारे प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। ये यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की गुडविल एम्बेसडर हैं। इस लिस्ट में भारत की अगली महिला हैं तेंजिन पालमो। इनका जन्म 1940 में इंग्लैंड में हुआ था। और 20 साल की उम्र में ये भारत आई थी और इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ये वेस्टर्न कंट्री से बिलोंग करने वाली पहली व्यक्ति थी जिन्हें तिब्बतन बुद्धिस्ट मोनास्टिक में शामिल किया गया था। इसके बाद 12 साल इन्होंने हिमालय की दुर्लभ गुफाओं में मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। और 2008 में इनको जित्सुनमा का टाइटल मिला था, जो कि तिब्बतन बुद्धिज्म में एक बहुत ही रेयर टाइटल है। अभी ये हिमाचल प्रदेश में बुद्धिस्ट महिलाओं का एक मठ चलाती हैं, जिसको ननरी कहा जाता है। अगली महिला है हरमनप्रीत कौर। ये नेशनल वुमेन्स क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट की कैप्टन है। इनकी कैप्टनसी में वुमेन्स क्रिकेट टीम ने कई सारे टूर्नामेंट्स जीते हैं, जिसमें 2022 के एशियन गेम्स में गोल्ड और 2022 के ही कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल शामिल है। हरमनप्रीत कौर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैचेस खेलने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मैग लेनिंग के साथ शेयर करती हैं। और हाल ही में इन्हें विजडन्स 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। फिर अब बात करते हैं 2023 के इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स की, जो टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत हुई थी 1949 में। तो इस साल के बेस्ट कॉमेडी सीरीज का एमी अवार्ड्स किस इंडियन कॉमेडियन को दिया गया है? ये अवार्ड मिला है वीर दास को, इनके शो लैंडिंग के लिए। और इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया है डेरी गर्ल्स के सीजन 3 के साथ। इसके अलावा एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस बार भारत के नाम टोटल 2 एमी अवार्ड्स रहा है।
भारतीय मूल के किस अमेरिकन सिंगर को 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया है? ग्रैमी अवार्ड्स म्यूजिक इंडस्ट्री में दिया जाने वाला हाईएस्ट अवार्ड है और इसमें बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है फाल्गुनी शाह को। और इनको नॉमिनेट किया गया है इनके सॉन्ग एबंडेंस इन मिलेट्स के लिए। इस गाने को बनाया गया है नरेंद्र मोदी के कोलैबोरेशन के साथ मिलेट्स को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए। और इस गाने में नरेंद्र मोदी को फीचर भी किया गया है। जब फालू इनका स्टेज नेम है और पिछले साल भी इनको ग्रैमी अवार्ड्स मिला था बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक की कैटेगरी में। और ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली साउथ एशियन ओरिजिन की पहली फीमेल बनी थी। ये आपको पता ही होगा कि भारत के इनिशिएटिव की वजह से यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल इसको हाल ही में कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? ये हुआ था इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था आसियान के मेंबर कंट्रीज में मिलेट्स और मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एस्टेब्लिश करने के लिए। ओके, ये हैं मिलेट्स के टाइप्स। इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें मेनली तीन सबसे इम्पोर्टेंट मिलेट है ज्वार, बाजरा और रागी। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो भारत में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, इसको होस्ट किया गया था झारखंड के रांची में। इसका विनर कौन है? ये जीता है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने। और भारत ने हराया है डिफेंडिंग चैंपियन जापान को 4-0 से। इस चैंपियनशिप की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी थी सलीमा तेते। और टॉप गोल स्कोरर थी संगीता कुमारी। इन्होंने टोटल 6 गोल किए थे और सलीमा तेते ने किए थे टोटल 5 गोल्स। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ये 7th एडिशन था और भारत के लिए ये अब तक की दूसरी जीत थी। इससे पहले भारत ने 2016 में इस चैंपियनशिप को जीता था। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2023 ये किसने जीता है? ये जीता है हॉकी पंजाब ने। पंजाब ने हराया है डिफेंडिंग चैंपियन हरियाणा को। ये इस चैंपियनशिप का 13वां एडिशन था और पंजाब की ये चौथी जीत थी। चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज किया गया था चेन्नई में। डेविस कप 2023 ये किस देश ने जीता है? ये जीता है इटली ने। और इटली ने हराया है ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से। इससे पहले इटली ने 1976 में डेविस कप जीता था। डेविस कप किसी भी स्पोर्ट्स का सबसे पुराना इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 1900 में और इसके फाउंडर थे अमेरिकन टेनिस प्लेयर ड्वाइट डेविस जूनियर। भारत के किस खिलाड़ी ने 2023 का इंडोनेशियन मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? इनका नाम है गगनजीत भुल्लर और इन्होंने हराया है भारत के ही गोल्फर करणदीप कोच्चर को। हाल ही में गोवा की सरकार के द्वारा मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड की शुरुआत की गई है। के पहले एडिशन के विनर कौन बने हैं? ये बने हैं इसरो के साइंटिस्ट डॉक्टर मथव राज। इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के लिए पावर्ड डिसेंट ट्रेजेक्ट्री को डिजाइन किया था, जिसकी मदद से विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली हो पाया था। केरला ज्योति अवार्ड जो केरल का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इस अवार्ड से हाल ही में किनको सम्मानित किया गया है? ये अवार्ड दिया गया है टी पद्मनाभन को मलयालम लिटरेचर की फील्ड में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। केरल सरकार द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2021 में। इसको पद्मा अवार्ड्स के तर्ज पे बनाया गया है। इसमें भी पद्मा अवार्ड्स की तरह 3 कैटेगरीज होते हैं, केरला ज्योति, केरला प्रभा और केरला श्री। इसमें केरला प्रभा अवार्ड इस बार दिया गया है जस्टिस एम फातिमा बीवी और नटराज कृष्णमूर्ति को। इनको सूर्या कृष्णमूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज का निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? ये थी जस्टिस एम फातिमा बीवी, जिनको हाल ही में केरला प्रभा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले इनको ये अवार्ड दिया गया था।
जस्टिस एम फातिमा बीबी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी थी और रिटायरमेंट के बाद इनको तमिलनाडु का गवर्नर भी बनाया गया था। इन्हीं के टेन्योर में 2001 में जयललिता का कंट्रोवर्शियल केस भी हुआ था। हाल ही में एस वेंकट रमनन का भी निधन हुआ है। ये कौन थे? ये थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर। ये 1990 और 92 के बीच आरबीआई के गवर्नर थे। इन्हीं के टेन्योर में एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी जिसकी वजह से देश को 67 टन सोना गिरवी रखना पड़ा था और इनके ही कार्यकाल में हर्षद मेहता का मल्टी करोड़ सिक्योरिटी स्कैम भी हुआ था। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में मेडल जीतने वाले भारत के पहले शूटर कौन बने हैं? इस शूटर का नाम है अनीस भानवाला और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल के इस पर्टिकुलर इवेंट में भारत का ये पहला मेडल था। इसको होस्ट किया गया था कतर की कैपिटल दोहा में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, जिसका पहला एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में, इसका मैस्कॉट किसको बनाया गया था? इस मैस्कॉट का नाम है उज्ज्वला। ये एक स्पैरो को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको दिल्ली का प्राइड और सिंबल कहा जाता है। वेलकम टू पैराडाइज, इस बुक की ऑथर कौन है? इस बुक के ऑथर है रिनाउंड एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना और ये इनकी चौथी किताब है। इन्होंने इस किताब में महिलाओं के कॉम्प्लेक्स लाइफ से रिलेटेड कई सारे शॉर्ट स्टोरीज को लिखा है। रोहिणी नैयर प्राइज के दूसरे एडिशन के विनर कौन बने हैं? ये अवार्ड मिला है दीनानाथ राजपूत को। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जिसको नक्सलाइट एक्टिविटीज का हब कहा जाता है। इन्होंने छत्तीसगढ़ के 4 नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लगभग 6000 ट्राइबल वुमेन्स को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है। रोहिणी नैयर एक इकोनॉमिस्ट थी जिनका 2021 में निधन हो गया था और इन्हीं के नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी और इसके पहले विनर थे नागालैंड के सेत्रीचेम सांगतम। दीनानाथ को यह अवार्ड प्रेजेंट किया गया था 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह के द्वारा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल ये भारत के किस राज्य में बना है? ये बना है तेलंगाना के सिडीपेट डिस्ट्रिक्ट में और उस जगह का नाम है बुरगुपल्ली। इस मंदिर को 3 पार्ट्स में बनाया गया है जिसमें एक है मोदक के आकार का लॉर्ड गणेश जी का मंदिर, बीच में है स्क्वायर शेप में लॉर्ड शिवा का मंदिर और दूसरे बगल है लोटस के आकार का गॉडेस पार्वती जी का मंदिर। इस मंदिर को बनाया गया था हैदराबाद के अफसूजा इंफ्राटेक और सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के द्वारा। इससे कुछ ही दिन पहले हैदराबाद में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना था। किस राज्य ने घोल फिश को स्टेट फिश डिक्लेयर किया है? तो हाल ही में घोल फिश के इकोनॉमिक वैल्यू और कंजर्वेशन की जरूरत को देखते हुए गुजरात की सरकार ने इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया है। इस मछली का मार्केट प्राइस है 5,000 से 15,000 पर केजी और इसके ब्लैडर की कीमत है एक्सपोर्ट मार्केट में 25,000 पर केजी। इसके हाई मार्केट वैल्यू की वजह से ही इसको सी गोल्ड या फिशरमैन्स लॉटरी कहा जाता है। ओके, अब बात करते हैं 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की जो हाल ही में गोवा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। आईफी की शुरुआत हुई थी 1952 में मुंबई से और 2004 से यानी 35th आईफी से ये हर साल गोवा में ही ऑर्गेनाइज किया जाने लगा है। इससे पहले ये भारत के अलग-अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किया जाता था और 54th आईपी का ओपनिंग फिल्म था कैचिंग डस्ट जिसको डायरेक्ट किया है स्टुअर्ट गैट ने और क्लोजिंग फिल्म थी द फेदरवेट बाय रॉबर्ट क्लोडनी। इसके अलावा एक होती है मिड फेस्ट फिल्म, ये थी अबाउट ड्राई ग्रासेस बाय नूरी सीलन। 54th आईफी के इंटरनेशनल ज्यूरी पैनल का हेड बनाया गया था फिल्म मेकर शेखर कपूर को। आईफी का सबसे बड़ा अवार्ड है गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया जाता है और ये अवार्ड मिला है पर्शियन फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को। इसके डायरेक्टर हैं अब्बास अमीनी। इसके बाद आता है सिल्वर पीकॉक अवार्ड जो बेस्ट एक्टर मेल फीमेल और बेस्ट डायरेक्टर को दिया जाता है।
बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड मिला है उरिया रहीमी सैम को एंडलेस बॉर्डर्स के लिए ही। इनको इसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है मिलेनी थेरी को पार्टी ऑफ फूल्स के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीफन कोमांडरेव को ब्लागाज लेसन्स के लिए। के बाद है बेस्ट ओटीटी अवार्ड, जिसको पहली बार आईफी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका इनॉग्रल अवार्ड मिला है पंचायत सीजन 2 को। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं दीपक कुमार मिश्रा। के बाद अगला अवार्ड है स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, और ये अवार्ड मिला है ब्लॉकबस्टर फिल्म कंटारा के लेखक और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी को। और कंटारा पहली कन्नड़ फिल्म बन गई है जिसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कोई अवार्ड मिला हो। आईफी का अगला इंपॉर्टेंट अवार्ड है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। ये अवार्ड उन मूवीज को दिया जाता है जो पीस और नॉन वायलेंस को प्रमोट करती हैं। और ये अवार्ड मिला है ड्रिफ्ट मूवी को। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं एंथनी चैन। इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 2015 में 46th आईफी के दौरान। अगला अवार्ड है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो गोल्डन पीकॉक के बाद आईफी का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड है। और ये अवार्ड मिला है हॉलीवुड के एक्टर माइकल डगलस को। और इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1999 में। 54th आईफी में किस इंडियन एक्ट्रेस को स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला था माधुरी दीक्षित को। के बाद है 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ही एक पार्ट है। ये एक फिल्म चैलेंज अवार्ड है जिसमें 48 आवर्स में एक शॉर्ट फिल्म को बनाने का कंपटीशन होता है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है ओड मूवी को। इस कंपटीशन की शुरुआत की गई थी अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा 2021 में, और ये इस कंपटीशन का तीसरा एडिशन है। अब बात करते हैं 37th नेशनल गेम्स की, जिसको हाल ही में गोवा ने होस्ट किया है। नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी 1924 में। पहला नेशनल गेम्स हुआ था लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है। और ओलंपिक के आधार पे मॉडर्न नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी 1985 में नई दिल्ली से। और आज़ाद भारत में पहला नेशनल गेम्स हुआ था लखनऊ में 1948 में। नेशनल गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसकी प्रेसिडेंट हैं पीटी उषा। इस बार इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर था पेटीएम, और इसका मोटो था गेट सेट गोवा। इसका मैस्कॉट बनाया गया था मोगा को, जो इंडियन बिसोन से इंस्पायर्ड है, जिसको गौर बोला जाता है। नेशनल गेम्स का राजा भलिंद्र सिंह रोलिंग ट्रॉफी, जो ओवरऑल चैंपियन को दिया जाता है, इसके विनर कौन बने हैं? तो 37th नेशनल गेम्स का ओवरऑल चैंपियन बना है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने पीछे किया है सर्विसेज को, जो पिछले 4 नेशनल गेम्स में लगातार टॉप पे रहा है। महाराष्ट्र ने इस बार टोटल 228 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 80 गोल्ड शामिल हैं। इससे पहले महाराष्ट्र 1994 में नेशनल गेम्स का ओवरऑल चैंपियन बना था। 37th नेशनल गेम्स के बेस्ट मेल एथलीट का अवार्ड मिला है कर्नाटका के स्विमर श्रीहरि नटराज को। इन्होंने इस चैंपियनशिप में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने टोटल 10 मेडल्स जीते हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है भारत की 2 जिमनास्ट संयुक्ता प्राशन काले और प्रणति नायक। इन दोनों खिलाड़ियों ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। संयुक्ता प्राशन काले महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, और प्रणति नायक हैं उड़ीसा की जिमनास्ट। तो ये थे नवंबर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव और एक्सपीरियंस हमसे जरूर शेयर करें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।